नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव के बाद महाराष्ट्र में बने राजनीतिक स्थिति के बारे में। जी हां, महाराष्ट्र में जिस प्रकार की राजनीतिक स्थिति बनी है इसका अनुमान हमने बिंदास बोल में पहले ही लगाया था और हमने तब भी कहा था कि हिंदुत्व के नाम पर एकजुट हुए 25 साल तक एक साथ रहे शिवसेना भाजपा के गठबंधन ने एक साथ चुनाव में जाना चाहिए था। वैसे तो दो दलों के बीच का मुद्दा है, लेकिन एक हिंदुत्ववादी और इस राष्ट्रवादी विचारों के लोगों को एक साथ रहने की सामाजिक और देश काल परत्व आवश्यकता के आधार पर हमने इस बात को कहा था और महाराष्ट्र के वोटरों ने इसी बात को दोहराया है। और इसलिए हम आज चुनाव नतीजों के बाद बन रही राजनीतिक स्थिति में भाजपा शिवसेना को दोबारा एक साथ आने के लिए कह रहे हैं और महाराष्ट्र की जनता का यही आग्रह है। ऐसे में नेशनल एनसीपी ने जिस प्रकार से भाजपा को समर्थन देकर शिवसेना को भाजपा से दूर रखने और अपने भ्रष्टाचारों को झांकने की कोशिश की है, दबाने की कोशिश की है, बीजेपी को हाथ बढ़ाया है दोस्ती का, जिससे कि अपने भ्रष्टाचार पर कार्रवाई ना हो। ऐसे में शिवसेना भाजपा की दूरी अगर बढ़ती है तो इन दो राजनीतिक दलों का जो होना है हो जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र का नुकसान जरूर होगा। एमआईएम जैसे दल जो कि मुस्लिम कट्टरता को बढ़ाकर भारत में द्वेष फैलाने का काम करते हैं, महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां पर राज ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी माने जाने वाले व्यक्ति, जो कि भाषणों में उनके लाखों की भीड़ बनती थी, करोड़ों लोगों ने उनको महाराष्ट्र में सुना, लेकिन उनके दल को एक व्यक्ति मिला। लेकिन मुस्लिम लीग की तरह काम करने वाली एमआईएम को, अर्थात ओवैसी को, अकरुद्दीन और असाउद्दीन ओवैसी को, पार्टी को 3 एमएलए महाराष्ट्र में मिले। इससे जो महाराष्ट्र का भविष्य में नुकसान होगा, इसके लिए शिवसेना भाजपा दोनों जिम्मेवार रहेंगे, क्योंकि उन दोनों के अलग लड़ने के कारण ऐसे दलों को महाराष्ट्र में पैर रखने की जगह मिली। और इसलिए आने वाले दिनों में ऐसी शक्तियां महाराष्ट्र में ना बढ़े, इसलिए इन दोनों को किसी भी कीमत पर एकत्र आने की जरूरत है। अगर राष्ट्रवादी बीजेपी को समर्थन दे सकती है तो शिवसेना क्यों नहीं दे सकती, यह आज का हमारा सवाल है। और इसलिए आज के बिंदास में हम अगले 1 घंटे तक आपके साथ इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें बताइए, कॉल करिए, स्काइप करिए, सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हम सब मिलकर इस 1 घंटे इस विषय पर चर्चा करेंगे और दोनों दलों को ऐसा करने के लिए दबाव बनाएंगे। जरा मुद्दा देख लेते हैं। अच्छे दिन 2014 के लोकसभा चुनाव में जिस कदर मोदी लहर जनता के सर चढ़कर बोल रहा था, वही लहर एक बार फिर महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में दिखा। अमेरिकी दौरे से लौटने के बाद मोदी चुनावी रैलियों में व्यस्त हो गए। मोदी भलीभांति जानते थे कि जनता सिर्फ और सिर्फ उन्हें सुनना चाहती है। मोदी ने अपने रैलियों के दौरान देश की जनता को कांग्रेस की भ्रष्ट नीतियों से रूबरू कराकर जनता की आंखें खोल दी। क्या कांग्रेस ने 60 साल में अपने काम का कोई हिसाब दिया है क्या? और मेरे से 60 दिन का हिसाब मांग रहे हो? और ये कैसे बेशरम लोग हैं। हुड्डा जी ने मान लिया है, कांग्रेस ने मान लिया है, हरियाणा में उनका पराजय निश्चित है। सुना आपने मोदी कैसे अपने विपक्षियों पर हमला बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, मोदी ने उस क्षेत्र की जनता को वहीं के विकास से रूबरू भी कराया था। मोदी ने हरियाणा में 14 रैलियां की तो वहीं महाराष्ट्र में 27 रैलियां कर बीजेपी को दोनों ही प्रदेशों में सत्ता के करीब लाकर खड़ा कर दिया। मोदी मैजिक जनता के सर चढ़कर बोला। मोदी जिस इलाके में जाते थे सिर्फ लोगों का सिर ही दिखता था, जो मोदी को और बल देता था, और जनता का अपार समर्थन देख मोदी और आक्रामक हो जाते थे। 25 साल की पुरानी गठबंधन को तोड़ शिवसेना आज पश्चाताप कर रही होगी, तो वहीं बीजेपी प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो हरियाणा में 4 सीटों से उठाकर मोदी ने पार्टी को सत्ता के द्वार पर ला खड़ा कर दिया है। मोदी से पंगा नहीं तो टूट जाएगा पंजा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आइए कॉलर के पास चलते हैं और कॉलर की प्रतिक्रिया लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। पहले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर, नमस्कार। बोलिए सर। मैं ये कहना चाह रहा था
कि इसमें शिवसेना ही नहीं बल्कि जितने भी राष्ट्र हित में सोचने वाली पार्टियां हैं उन सब लोगों को बीजेपी को समर्थन देना चाहिए। और पब्लिक को यही से देखना है कि कितनी पार्टियां राष्ट्र हित में काम करने के लिए उतरी हैं और कितनी पार्टियां दलाली और गलत कमाई करने के लिए उतरी। यही से पता चलेगा। क्योंकि बीजेपी के हेड जो है मोदी जी, उन्होंने कहा है कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो यहाँ से ये स्पष्ट हो रहा है कि उनकी राजनीति में कहीं भी भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी कभी भी। तो यहाँ पर शिवसेना तो घर की पार्टी है, वो उसको तो समर्थन देना ही नहीं चाहिए, देना ही चाहिए बल्कि। बिल्कुल, धन्यवाद। लेकिन उद्धव ठाकरे के आसपास भी ऐसे कई लोग हैं जो ये चाहते हैं कि भाजपा शिवसेना की दूरी बनी रहे और इस दूरी में ही उनका राजनीतिक फायदा है। ऐसे ही भाजपा में भी कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि शिवसेना से दूरी बनी रहे, क्योंकि ऐसे नेता दोनों दलों में हैं जो बाहर से ऑपरेट होते हैं और ऐसे नेताओं के इनपुट के आधार पर अगर कोई निर्णय होता है तो निश्चित तौर पर देश, धर्म और महाराष्ट्र के लिए फायदे का नहीं होगा। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार सुरेश जी। बोलिए। हाँ, मैं पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ। हाँ, मेरे सवाल ये है जो शिवसेना और भाजपा अगर एक साथ हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए अगर इसका सीट अभी 288 में 288 का शिवसेना और भाजपा मिलाकर हो जाएगा अगर एक साथ होता था। धन्यवाद। आज अगर भाजपा शिवसेना एक साथ होती तो 250 के आसपास सीटें उन्होंने जीती होती और बचे हुई 38 सीटों में पूरा महाराष्ट्र का बाकी राजनीतिक जमात को एक साथ लाने में वो कामयाब होते। इतना जबरदस्त बहुमत मिलता महाराष्ट्र के काने कोने में, छोटी छोटी गलियारों तक वो अपने विचारों को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन चंद सीटों के लालच में दोनों दलों ने ऐसी लड़ाई लड़ी, उसमें शिवसेना सबसे ज्यादा नुकसान में रही। शिवसेना का मुख्यमंत्री पद बनने का आग्रह उसको अपना नंबर घटाने में, बड़े भाई से छोटी भूमिका में आने में मजबूर कर दिया। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ, नमस्कार जी। क्या कहना है आपको? मैं देवबंद से बोल रहा हूँ, जिला सहारनपुर से। हाँ, शिवसेना को जो है उससे समर्थन करना चाहिए जिस तरह से कि ऊपर नीचे हर जगह समर्थन है। शिवसेना को ये नहीं देखना चाहिए कि भाजपा जो है, भाजपा मोदी जी का पूरा साथ देना चाहिए, क्योंकि शुरू से ही आपस का तालमेल इनका अच्छा बना हुआ था। सीटों की लड़ाई के ऊपर जो इन्होंने किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। लोगों की प्रतिक्रिया देवबंद से है। देवबंद का क्या महत्व है आप समझ सकते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। ऐसा है, हिंदुस्तान में हिंदू अभी तक इसलिए मार खा रहे हैं कि वो यूनाइट नहीं होते। अगर शिवसेना बीजेपी महाराष्ट्र में इकट्ठे इलेक्शन लड़ती तो उनकी सीटें बहुत ज्यादा आ चुकी होती है अब तक। बिल्कुल। तो MIM जैसे तो चाहते हैं कि हिंदू आपस में लड़े और हमारा फायदा, वो लोग तो नुकसान, पूरे देश का नुकसान कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र को क्यों छोड़ेंगे वो लोग। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ये दोनों इकट्ठे हों, इकट्ठे सरकार बनाएं और देश को, महाराष्ट्र को भी आगे बढ़ाएं और देश को आगे बढ़ाएं, ऐसे हिंदू संगठन सब मिलके। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। सर बोलिए। हेलो सर, मैं राजस्थान सरदार शहर से बोल रहा हूँ। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि जो महाराष्ट्र के अंदर जो ये बीजेपी और वो शिवसेना का है तो इसमें शिवसेना क्या बीजेपी को समर्थन देगी या बीजेपी को एनसीपी देगी या अन्य से समर्थन मिलेगा? बिल्कुल एनसीपी का समर्थन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मोदी ने खुद उसको कहा है कि एनसीपी का मतलब नेचुरली करप्ट पार्टी, जो स्वभाव से ही भ्रष्ट है। ऐसा मोदी ने जिसको कहा था, ऐसे दल का समर्थन लेना कदापि सही नहीं है। अगले कॉलर। जय हिंद। मैं रमनामूर्ति बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। ये अभी बीजेपी जो इतना सीट महाराष्ट्र में आया, ये अच्छा वातावरण है। शिवसेना बीजेपी दोनों मिलके ये चुनाव में आए तो और अच्छा होता था। ये MIM को महाराष्ट्र में जगह देना ये अच्छा नहीं है और MIM को महाराष्ट्र में आने के लिए पुलिस परमिशन लेना है। अभी उन्होंने डायरेक्टली सीट
एमएलए सीट जीत गया है। ये महाराष्ट्र की बहुत नुकसान की बात है। और महाराष्ट्र की जनता सोचना है ये हमारे को एमआईएम न्याय पार्टी चाहिए या नहीं चाहिए। अभी से ये हिंदुत्व पार्टी जो है वो मन में घट लेना है। ये मुस्लिम आतंकवादी पार्टियों को महाराष्ट्र से अरेबिया समुद्र में डालना है। धन्यवाद। शिवसेना के कुछ लोगों ने मोदी सेना को ही अफजल खान की सेना कहा, लेकिन असली अफजल खान की सेना की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया और पीछे से हैदराबाद से, जिस दक्षिण से तब के मुगलों ने आक्रमण किया था, इसने भी उधर से महाराष्ट्र में शिरकत की। आंध्र प्रदेश से लगे हुए एरिया में और मुंबई में भी एमआईएम में सीटें जीती। यह शिवसेना भाजपा के आपस के दुश्मनी का सबसे बड़ा नुकसान महाराष्ट्र को झेलने पड़ा है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। मैं संभाजी नगर से बात कर रहा हूँ, सुरेश राजपूत। हाँ सुरेश जी, यहाँ पर एमआईएम का एक सीट आने की वजह से कुछ मोमेडेंट बच्चे जो है तो रोड के ऊपर आकर जोर शोर से शोर मचा रहे हैं और घोषणा दिए जा रहे हैं कि आप ऊपर छतरी नीचे छाया, भागो हिंदुओं, आप ओएसी आया। ये तो खाली एक सीट आने की वजह से मुस्लिम लोगों दोबारा बताइए। ये बड़ा है उनका, तो ये सब मतलब बीजेपी और शिवसेना दे रहे वहां पर। यहाँ पर एक सीट आया उनका। अगर ऐसे ही हमारे हिंदू संगठन अगर अलग अलग होते रहे तो जल्द से जल्द इस हिंदुस्तान का पाकिस्तान होने में देर नहीं लगेगा। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि नारा क्या दे रहे हैं? नारा ये दे रहे हैं कि ऊपर छतरी नीचे छाया, भागो हिंदुओं, अब ओएसी आया। मतलब ओवैसी को डराने, ओवैसी जैसे कोई गब्बर सिंह है, ऐसा महाराष्ट्र को ओवैसी के नाम पर धमकाया जा रहा है। ये ओवैसी कौन है, इस पर भी थोड़ी देर में नजर डालेंगे। यही सुदर्शन है जिसने ओवैसी को जेल में डालने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को मजबूर किया था और उसके विषैली भाषणों को दिखाने वाला केवल एक चैनल था, वो सुदर्शन। हम ओवैसी के इस देशद्रोही, जो कि कोर्ट ने भी उसके ऊपर यह आरोप रखा है, हालांकि केवल 10,000 रुपए के मुचलके पर उसको जामीन दिया है, बेल दिया है, वो बड़ा दुखद हमारे देश के न्यायालयीन व्यवस्था का पहलू है। लेकिन महाराष्ट्र में ओवैसी को 3 सीट आना, ये शिवसेना भाजपा को महंगा पड़ेगा। अगले कॉलर। जय हिंद। सर, मैं अमित सिंह चौहान हैदराबाद से बात कर रहा हूँ सर। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जैसे बीजेपी को इतना मतलब महाराष्ट्र में बहुमत मिला है और उसके बाद सेकंड पार्टी जो है ना शिवसेना आई है, तो शिवसेना और बीजेपी को जैसे कोई एक बड़ा भाई से छोटा भाई नाखुश हो जाता है, उस हिसाब से बीजेपी को शिवसेना को आपस में सुलह करके एक अच्छी गवर्नमेंट बनानी चाहिए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। दिल्ली से। और मैं इस वक्त शिवसेना और बीजेपी दोनों पार्टियों को मुबारकबाद दे रहा हूं कि दोनों ने जीत हासिल की। अब ये एक सुनहरा मौका है बीजेपी और शिवसेना पार्टी को कि दोनों हाथ मिलाएं, अपने पुराने मनमुटाव को भूल जाएं और दोनों एक साथ मिलकर महाराष्ट्र से पूरे का पूरा कचरा साफ करें। आप समझ गए होंगे मेरा मतलब कचरे से किस चीज के लिए कचरा कह रहा हूं मैं। वो सारा का सारा कचरा महाराष्ट्र से साफ कर दें और एक नई चीज, नई गवर्नमेंट वहां पर नजर आनी चाहिए, जैसे केंद्र में नजर आ रही, वैसी दोनों की मिलीजुली सरकार वहां हो और सारा का सारा कचरा जो एंटी हिंदूज हैं और जो जातिवाद की चीज फैला रहे हैं, उन सबको महाराष्ट्र से निकाल के महाराष्ट्र को सोने की तरह चमका दे, यही मेरी आशा है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। ब्रजेंद्र सिंह खटाना, गंगापुर सिटी, राजस्थान से बोल रहा हूँ। हाँ। शिवसेना को अपने स्वार्थ को परे रखकर, हिंदुत्व को ध्यान में रखकर समर्थन बीजेपी को जरूर देना चाहिए। जी सर, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। बिंदास बोल में हम इस मुद्दे पर और भी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी। Very soon.
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं। हमने आपके सामने पूरी चर्चा की अब तक की महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा का गठबंधन जिस प्रकार से रहना जरूरी था, वो ना होने के कारण ओवैसी की पार्टी एमआईएम को महाराष्ट्र में घुसने का मौका मिला। अब शिवसेना भाजपा को बाहर से समर्थन दे, एनसीपी भाजपा को बाहर से समर्थन देके शिवसेना को दोबारा भाजपा से दूर करने का प्रयास कर रही है। इस पूरे राजनीति में अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो नुकसान हो रहा है महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र का ये नुकसान रोकने के लिए किसी भी कीमत पर शिवसेना भाजपा ने आपस में हाथ मिलाने चाहिए, और इन दोनों का हाथ मिलाना ही महाराष्ट्र का और जिस विचार की ये बात करते हैं उस हिंदुत्व का फायदा है। अब तक के सारे कॉलर ने इस बात को माना है। आप क्या कहते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं, कॉल करिए। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके आप वॉइस कॉल कर सकते हैं, स्काइप पर वीडियो कॉल कर पर घर बैठे आप अपनी वीडियो प्रतिक्रिया दे सकते हैं, व्हाट्सएप पर अपना वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, और फेसबुक पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आपके सारे प्रकार की अभिव्यक्ति हम बिंदास बोल में बेखौफ होकर दिखाएंगे, बिगैर एडिट दिखाएंगे, विदाउट सेंसर दिखाएंगे, क्योंकि यह आपका देश है, आपको अपना आवाज उठाने का पूरा अधिकार है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, मैं विद्याराम परमार धौलपुर से बोल रहा था। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि महाराष्ट्र में बीजेपी को शिवसेना से ही समर्थन लेना चाहिए, क्योंकि दोनों हिंदूवादी पार्टी हैं, और एनसीपी ने महाराष्ट्र में लगभग 15 साल सत्ता का मजा लिया है। वो सत्ता में पुनः आने के लिए और दोबारा समर्थन के लिए बीजेपी से कह रही है। 15 साल क्या, उसके पहले भी वो कांग्रेस के साथ थे। वो कहने की बात है कि एनसीपी बन गई, मूलता तो है कांग्रेस ही। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि 15 साल पहले भी कांग्रेस ने सत्ता का मजा लिया है, फिर दोबारा आना चाह रही है वो। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद। हिमाचल से बोल रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि जो सवेरे का भूला हुआ है शाम को अगर घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। शिवसेना को अपनी गलती समय मान करके बेशक आगे आना चाहिए। हिंदुत्व की रक्षा इसी में है। इस समय केंद्र में इतना सशक्त नेतृत्व मिला है, उसका फायदा उठाने के लिए महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी को समर्थन दिया है, और शिवसेना को चाहिए कि इस समय अपनी गलतियों को, अपने दुराग्रह को छोड़कर भारत की अखंडता, एकता और समृद्धि के लिए एकदम आगे बढ़ना चाहिए। इसी में ही राष्ट्र की, महाराष्ट्र की और सबकी भलाई है। यही हम सब देशवासी चाहते हैं। इस समय तो हमारे बिल्कुल आपने बुजुर्ग वाली बात कही है। आखिर किसी ना किसी ने तो शिवसेना को ये बात समझानी चाहिए, भाजपा को समझानी चाहिए, दोनों को समझानी चाहिए, दोनों को समझा सकने वाले को समझानी चाहिए, सब मिलकर समझनी चाहिए, इसी में भलाई है। अगले कॉलर। जय हिंद। मैं नरेंद्र सुहाग, रोहतक, हरियाणा। बोलिए। बेसिकली मैं महाराष्ट्र की बात नहीं करूंगा, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मैं सिर्फ हरियाणा की ही बात कहूंगा। मैं नहीं किसी की कहना चाहता, लेकिन मैं आगे वह भविष्य की जो बात कहना चाहता हूँ, बात यह है कि बेसिकली जो हरियाणा का सीएम बनना चाहिए वो हरियाणा का बीच का होना चाहिए, क्योंकि अगर हम साइड से अगर किसी को लेते हैं तो भविष्य में आगे बीजेपी खत्म। बिल्कुल, धन्यवाद। जहां पर 4 से लेके डायरेक्ट 47 तक 48 तक बीजेपी वहां पहुंची है, इसका मतलब इतना बड़ा समर्थन हरियाणा में भी दिया है। महाराष्ट्र में कभी भी बीजेपी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी, पहुंच भी नहीं पाई थी, वहां पर भी उन्होंने इतना बड़ी छलांग लगाई है। ऐसे में सबसे ज्यादा फायदे में तो बीजेपी रही, ये सही है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान में कोई रहा तो शिवसेना रही। कांग्रेस का नुकसान तय था, एनसीपी का उतना नुकसान नहीं हुआ जितना अनुमान था। सबसे ज्यादा फायदे में अगर कोई रहा तो बीजेपी, और सबसे ज्यादा लॉस में अगर कोई रहा तो शिवसेना। लेकिन इस नुकसान को अब आगे ना बढ़ाए। उनका राजनीतिक किसी एक दल का होने वाला नुकसान किसी चैनल को, किसी कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले को या समाज को चिंता करने का विषय उतना नहीं होता, लेकिन जिन्होंने महाराष्ट्र को बचाने के लिए अपना सर्वस्व लगाया, ऐसे बाला साहब ठाकरे से जुड़े हुए संगठन ने क्या करना चाहिए, इस पर समाज ने जरूर चिंतन करना चाहिए और अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। और इसीलिए आज का ये बिंदास हम आपके सामने लेकर आए। अगले कॉलर। वंदे मातरम सुरेश जी। बोलिए। वंदे मातरम सुरेश जी, मैं संतोष उपाध्याय आवड़ा से बोल रहा हूँ। पहले मैं 2 पूर्वजों के अपने 2 कहावत के साथ मैं अपनी बात को रखूंगा कि टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार,
रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। और दूसरा है क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। भाजपा जो है बड़ा भाई है और उसको राम की तरह व्यवहार करना चाहिए। और जो है लक्ष्मण तो थोड़े गुस्सैल थे, तो लक्ष्मण तो अपने स्वभाव में रहेंगे, शिवसेना लक्ष्मण की तरह है। और ये बहुत अच्छा निर्णय आया है, महाराष्ट्र की जनता ने एक अच्छा निर्णय दिया है। इसलिए दिया है क्योंकि ये दोनों अलग अलग अपनी ईगो प्रॉब्लम के चलते दोनों अलग हो गए थे, या कहिए सीटों पे समझौता नहीं हो पाया था तो अलग हो गए थे। लेकिन अब जनता ने उनको जोड़ दिया है। बड़ा अच्छा और ना बहुत ही अच्छा शब्दों में आपने उदाहरण दिया है। राम को मानने वाले ये दोनों हैं और आपने राम लक्ष्मण की जिस प्रकार से बात कही है, अगर राजनीति के ऊपर उठकर सोचने की बात इन दोनों के पास है तो इस बात के आपके इस सुझाव को, इन शब्दों को वो जरूर गहराई से समझेंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। आप बोलना शुरू करें। बोलिए। मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। हाँ। और आपकी जो रिजल्ट आया इससे एक ही चीज मालूम होता है कि हम शिवसेना और बीजेपी जब लड़ते हैं तो एमआईएम जैसी पार्टी का फायदा होता है। आगे चल के हमें ये मालूम करना है कि जहाँ जहाँ एमआईएम जीती है वहां पर हिंदू ने वोट क्यों नहीं किया। बिल्कुल। एमआईएम के बारे में क्या होता है, एमआईएम पर सबसे ज्यादा कॉल हैदराबाद से आ रहे और सारे कॉल विरोध के हैं। इसका मतलब जहां एमआईएम का बेस है वहां पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है हम समझ सकते। जरा एमआईएम पर भी ये नजर डालते थे। आपके सामने एमआईएम के बारे में ये पैकेज। बीजेपी वालों को हिंदुस्तान की पुलिस पकड़ नहीं सकी। अरे आंध्रा में आओ ना, बड़े ठाकरे हैं, कहां के ठाकरे फाकरे, आओ। हमने कभी गठबंधन नहीं तोड़ा था। झगड़ा जो पड़ा वो आप सबसे कोई छिपा नहीं है। 3 सीटों के लिए इतना सालों पुरानी दोस्ती टूट गई और आज सिद्ध हो चुका है कि कौन सच्चा था। महाराष्ट्र की राजनीति में सीटों की खींचतान को लेकर जिस कदर बीजेपी शिवसेना ने 25 साल की दोस्ती को हाशिए पर रखकर एकला चलो की नीति को अपनाया था, उस बीच सबरुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम कहीं न कहीं सेंध लगाने में कामयाब रही। अगर दोनों साथ चुनाव लड़ते तो आज नतीजा कुछ और ही दिखता। मोदी के खिलाफ आग उगलने वाले और जहरीले भाषण देने वाले ओवैसी की पार्टी का आज नामो निशान नहीं होता। ये दोनों के फूट के कारण ही संभव हो पाया है। फिर भी बीजेपी प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अब आपको रूबरू करवाते हैं ओवैसी के उन जहरीले भाषणों से जो ओवैसी ने चुनावी प्रचार के दौरान बीजेपी और मोदी के खिलाफ दिए हैं। अरे आज 22 बरस में बीजेपी वालों को हिंदुस्तान की पुलिस पकड़ नहीं सकी, तो बीजेपी की औलाद जो यहां पे है 22 बरस में बाबरी मस्जिद के सौदेबाजी का सबूत नहीं दे सकी है। सुना आपने अकबरुद्दीन कैसे जहर उगल रहे हैं। ओवैसी की पार्टी पहली बार महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में उतरी थी और अपनी जनाधार भी बना ली, सिर्फ बीजेपी शिवसेना के टूट के चलते। मुसलमानों की वकालत करने वाले ओवैसी ने तो महाराष्ट्र के मुसलमानों को अपनी ओर खींच लिया। लेकिन क्या ऐसे जहरीले भाषण देने वाले नेता की पार्टी को जिताकर विधानसभा में पहुंचाना सही होगा? एक मुसलमान हलफ लेने जाता है तो माइक खींच लेते हैं। अरे आंध्रा में आओ ना, बड़े ठाकरे हैं, कहां के ठाकरे फाकरे, आओ। मैं तुम्हारे पास आया हूं, हिम्मत है तो तुम मेरे पास आओ, बताता हूं। अगर चुनावी मैदान में बीजेपी शिवसेना साथ होते तो आज ओवैसी की पार्टी की जमानत जब्त हो जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इसको भोंकने की हिम्मत इसलिए मिली क्योंकि इसको पता है कि दोनों आपस में लड़ रहे हैं और ऐसे में ये कुछ भी कहेगा तो इसका विरोध करने वाला कोई नहीं है। इसकी हिम्मत नहीं होती थी जब तक ये भाजपा शिवसेना वहां पर एक थी, लेकिन अब वहां पर राजनीतिक समीकरण जब बदल गए तो इसने वहां पर आकर ऐसे राग अलापना शुरू किया। आंध्र प्रदेश में आने के लिए इसने मोदी को भी कहा था, लेकिन जब मोदी आंध्र प्रदेश में आए तो लोग टिकट लगाकर उनके सभा में गए, तब ये किसी गली में छुप गया था, बाहर भी नहीं निकला था। लेकिन अब जब ये दोनों अलग हुए हैं तो ये महाराष्ट्र में क्या कह रहा है आप
स्क्रीन पर देख ही रहे। अगले कॉलर। जय हिंद। सर, मेरा नाम प्रदीप खटाना है, मैं सोहना से बोल रहा हूँ, हरियाणा से। हाँ। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी अब बहुमत से हरियाणा में आ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण हरियाणा में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि दक्षिण हरियाणा में आज हरियाणा का विषय नहीं है। मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि जिस दिन जो विषय है उसी विषय पर बात करनी चाहिए, और आज का विषय है महाराष्ट्र के राजनीति से नहीं बल्कि महाराष्ट्र और पूरे राष्ट्र से जुड़ा हुआ है कि हिंदुत्व की बात करने वाले दो दल एक साथ क्यों नहीं आते। शिवसेना इतनी बुरी तरीके से हारने के बाद और बीजेपी से आधे एमएलए तक सिमट जाने के बाद भी अपनी हेकड़ी क्यों नहीं छोड़ रही। बीजेपी जीतने के बाद भी बड़े भाई के नाते शिवसेना को छोटे भाई समझकर गले क्यों नहीं लगा रही। मैंने पिछले कार्यक्रम में भी कहा था कि अगर बीजेपी ने मायावती को सीएम बनाया है, अगर बीजेपी ने देवेगौड़ा के बेटे को सीएम बनाया है, अगर बीजेपी ने और भी कई लोगों को सीएम बनाया है, नीतीश कुमार को बनाया है, कई जगह पर किस किस को बनाया है, तो अगर एक ठाकरे के बेटे को बनाते तो क्या नुकसान होता। और दूसरी तरफ मैंने ठाकरे को भी ये कहा कि जिस बाला साहब ठाकरे के चरणों में 1993 में पूरी सत्ता आई थी, लेकिन उन्होंने उसको कदमों के ऊपर चढ़ने नहीं दिया, सर पर हावी नहीं होने दिया, उस बाला साहब के बेटे को सत्ता और वो भी केवल मुख्यमंत्री की क्यों चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ, जय हिंद सर। बोलिए। जय हिंद सर। क्या कहना है आपको? जी, मेरा ये कहना है कि जी हमारे जो शास्त्रों में लिखा है कि त्याग के बिना प्रेम निष्प्राण है, उसी तरह से हमें ये महाराष्ट्र और हरियाणा में हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे जो घटक दल थे, अगर किसी बात का मनमुटाव था भी तो अब वो स्थिति नहीं रही है, और हमें अगर बदलाव सच्चे में ही हिंदुस्तान की तरक्की करनी है और पूरे देश को ऊपर उठाना है तो इस राजनीति से ऊपर उठ के कुछ काम करना होगा, इसीलिए हमारे देश का राज्य का भला हो सकता है। मेरा यही कहना। बिल्कुल। हम जरा कारणों पे नजर डालते हैं कि देखिए कारण। राष्ट्र का विकास होगा। महाराष्ट्र में अगर विकास करना है तो 25 साल से चले आ रहे बीजेपी और शिवसेना को अपने गठबंधन को फिर से बनाना होगा, इससे राष्ट्र का विकास होगा। पिछली सरकार ने देश को खूब लूटा है, जिससे परेशान होकर जनता ने पिछली सरकार का सिरे से सफाया कर दिया। जनता कुछ नया चाहती है, जिसके चलते ऐसी सरकार को सत्ता में लाना चाहती है जो राष्ट्र का विकास करे। तभी तो महाराष्ट्र में बीजेपी पहली पार्टी बनकर उभरी और शिवसेना दूसरी बड़ी पार्टी बनकर। दोनों पार्टियों को अब एक साथ आकर लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए और साथ ही राष्ट्र के विकास के लिए मिलकर काम करना चाहिए। पुराने संबंध बने रहेंगे। बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन लंबे समय से चला आ रहा है। इसकी नींव बाला साहब ठाकरे और अटल बिहारी वाजपेयी ने साथ मिलकर रखी। इस संबंध को 25 साल तक बिना किसी अड़चन के आगे तक लाया गया, लेकिन सीटों के चलते इस संबंध में दरार आ गई। अब जनता भी चाहती है कि दोनों पार्टियां फिर से साथ में आएं, ताकि हिंदुत्ववादी विचारधारा की इन दोनों पार्टियों के संबंध मजबूत बने रहें। सत्ता का बंटवारा नहीं होगा। बीजेपी शिवसेना गठबंधन टूट से न सिर्फ वोटों का बंटवारा हुआ बल्कि लोगों का भी बंटवारा हुआ है। साथ लड़ रही पार्टियां जब अलग होकर मैदान में उतरी तो वोट बैंक बंट गया। अगर दोनों पार्टियां फिर से साथ आती हैं तो सत्ता का बंटवारा होने से बच सकता है और आगे भी साथ में चुनाव लड़ने से पार्टियों को काफी फायदा पहुंचेगा और सत्ता। किसी ने फेसबुक पर अभी लिखा है कि आपकी 3 केवल एमएलए जिसके चुनकर आए हैं उस ओवैसी को लेकर इतनी गंभीरता से क्यों बात कर रहे हैं, उसको नजरअंदाज करना चाहिए। लेकिन बीमारी के विषाणु को नजरअंदाज करने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा बड़ा बीमार हो जाता है और ओवैसी जैसे कीटाणु को विषाणु को समय पर रोकना, हिंदुस्तान को पहचान दिलाना जरूरी है। ये क्या है, हम क्यों इसके खिलाफ बोलते हैं? क्योंकि इसके बयान इतने जहरीले हैं जो भारत के मुसलमान और हिंदुओं के बीच में ऐसी भाषा बोलने की परंपरा नहीं रही। हम आपको दिखाते हैं कि हिंदू देवी देवताओं के बारे में ये ओवैसी क्या भोगता है। और एक बात मैं कहूंगा, कई ये लोगों के खुदायां हैं, वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुला क्या क्या है, कितने वही हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे वो थे महाराज, अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी,
ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने। ये कौन सी नहीं है भाई? और दुर्गा सुने, ये सुने। बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। बताइए, मगर भाग्य कहां से आई है? ये ओवैसी की गंदी जुबान आप देख रहे हैं। इस ओवैसी की इतनी मस्ती कहां से आई? और महाराज जैसे छत्रपति शिवाजी के राज्य में जाके इसको ऐसा बोलने के लिए शक्ति कहां से आई? तो शक्ति आई भाजपा शिवसेना के गलती से, वो शक्ति आई भाजपा शिवसेना के लालच से, वो गलती आई इन दोनों के टूटने से। मैं इसको दोबारा दिखाने के लिए कहूंगा कि इतनी गंदी जुबान यूज करने वाला, बोलने वाला ये व्यक्ति महाराष्ट्र में 3-3 विधायक चुनकर लाता है। जरा दोबारा सुनिए ये क्या कहता है। कई ये लोगों के खुदायां हैं, वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुला क्या क्या है, कितने वही हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे, वो थे, बहरहाल अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी। ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने। ये कौन सी नहीं है भाई? और दुर्गा सुने, ये सुने। बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। बताइए, मगर भाग्य कहां से आई है? इतनी गंदी जुबान बोलने वाले व्यक्ति को शिवसेना ने अपनी मर्दांगी क्यों नहीं दिखाई? भाजपा ने अपनी ताकत क्यों नहीं दिखाई? इसको महाराष्ट्र में आने कैसे दिया? और आया तो इसको 3-3 सीटें जीतने के लिए ऐसा माहौल कैसे बन गया? महाराष्ट्र की जनता को इस पर सोचना चाहिए, महाराष्ट्र के दलों को इस पर सोचना चाहिए। और इसको वोट देने वाले जल्दी ही पछताएंगे, भले वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। यह भी मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए। जिस मुद्दे को लेकर हम आपके सामने आए वो भले ही 2 राजनीतिक दलों के बीच का भी क्यों ना हो, लेकिन 2 दलों के लिए जो होना है हो जाएगा। हमें 2 दलों के भविष्य और उसके राजनीतिक होने वाले परिणामों की चिंता नहीं है, बल्कि हमें सामाजिक चिंता है, हमें धार्मिक चिंता है, हमें इस विषय की चिंता है कि इन 2 लोगों ने आपस में लड़कर जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, वो दोनों दलों का जो होना है फायदा नुकसान हो तो होता रहेगा, लेकिन महाराष्ट्र का हुआ है। ओवैसी जैसे व्यक्ति के 3-3 विधायक चुनकर आए हैं और अभी भी ये दोनों लोग एकत्र आने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में देशवासियों ने, महाराष्ट्रवासियों ने, हिंदुत्ववादियों ने, इनके समर्थकों ने, इनके मित्रों ने, इनके आप्तोष्टों ने इनका दबाव बनाना चाहिए कि आप एक आ जाओ। और इसलिए हम हिंदुस्तान क्या कहना चाहता है शिवसेना भाजपा के लोगों को सुना रहे हैं। इसका एक बड़ा दुष्परिणाम के तौर पर ओवैसी की गंदगी भी दिखा रहे हैं। एक कॉलर के पास चलते, उसके बाद जरा ओवैसी ने और क्या कहा है ये भी दिखाएंगे। कॉलर, जय हिंद। हाँ, मैं दिल्ली से अनिल कुमार निगम बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हाँ, मैं दिल्ली से अनिल कुमार निगम बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे ये भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में जो चल रहा है विवाद, उस पर एक छोटी सी बोध कथा याद आ रही है। एक बार संसार में सारे बिच्छुओं की एक प्रदर्शनी लगी थी, उसमें सब देशों से बिच्छू के बर्तन भेजे गए थे। वहाँ भारत से भी एक बर्तन भेजा गया था, उसका मुंह खुला हुआ। लोगों ने कहा कि भाई ये बर्तन खुला हुआ है, तो लोगों को मार देंगे, डंक मारेंगे बिच्छू।
तो वहाँ जो विशेषज्ञ था उसने बताया आप बिल्कुल निश्चित रहिए, भारत से आए हुए बिच्छू हैं, सारे के सारे हिंदू हैं, इनमें से कोई एक भी ऊपर चढ़ेगा तो बाकी सब मिलकर उसको पीछे खींच लेंगे। ये बोध कथा बिच्छू नहीं बल्कि दूसरे प्राणी के बारे में है और ये हमारे यहाँ का दुर्भाग्य का वर्णन है। ये खेखड़े के बारे में है कि ये एक दूसरे को ऊपर नहीं जाने देते। बिच्छू तो हमको डंक मार रहे हैं, हमको डंक मारने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हम उनको समझ नहीं रहे हैं क्योंकि हमारी नादानी चंद सीटों में है, हमारी नादानी हमारी आसक्ति की सत्ता में है, लेकिन ऐसे दुश्मन देश में राज्य में पनप रहे हैं उसको हम नहीं देख रहे हैं। अपनी सत्ता की मस्ती में वोटों की क्या बात ओवैसी करता है ये भी देख लीजिए। अरे ना ये काबिल है ना वो काबिल है, ना ये अच्छा ना वो अच्छा, ना इसको दिए तो कुछ तब्दीली आने वाली है, ना इसको दिए तो कुछ अच्छा होने वाला है। लिहाजा जो भी जीतता है जीत जाने दो, अपन घर में बैठेंगे आराम से कहां जाओ। लेकिन दुनिया देखेगी अब महाराष्ट्र में हमारा पोलिंग परसेंटेज 70 से 80% को जाएगा और इस रियासत के मुस्तकबिल का फैसला हम और आप मिलकर करेंगे। इसके साथ कुछ ऐसे लोगों ने भी गठबंधन किया जो अपने आप को इस्लामी पार्टी कहता है, लेकिन अपने आप को दलित कहने वाले लोगों ने भी इसके साथ हाथ मिलाए और उस हाथ मिलाने का नुकसान इस महाराष्ट्र को हुआ। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार जी, मैं आगरा से हरीश बोल रहा हूँ। बोलिए हरीश जी। मेरा मानना है कि बीजेपी और शिवसेना की इस लड़ाई में चुनाव का सबसे दुखद पहलू ये है कि ओवैसी की पार्टी ने शिवाजी के महाराष्ट्र में पैर जमाए। अब शिवसेना जो छोटी पार्टी रह गई है उसे अपना अहंकार छोड़ के बीजेपी का समर्थन बड़ी पार्टी के नाते देना चाहिए, जिससे बीजेपी जो बार बार हिंदुत्व के मुद्दे से भटक जाती है, अपने तीनों मुख्य एजेंडे को छोड़ देती है, एनडीए का बहाना लेके या दूसरी पार्टियों का बहाना लेके उसके ऊपर नकेल कसी रहे। तो शिवसेना का उसके घर में घुस के उसके ऊपर नकेल कसे रखना बहुत जरूरी है। इसलिए अपना अहंकार छोड़ के उसे समर्थन देने के लिए राजी हो जाना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि भाजपा को अपने एजेंडे पर रोकने के लिए उसके घर के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अपने मुद्दों का, अपने विचारों का, अपने आइडियोलॉजी का आग्रह कर सके, और ये काम शिवसेना कर सकती है। लेकिन शिवसेना ने बहुत बड़ी गलती की। शिवसेना ने मोदी को अफजल खान कहा और असली अफजल खान ओवैसी को खुली छूट महाराष्ट्र में मिल गई। ओवैसी को दक्षिण के तरफ, महाराष्ट्र की तरफ बढ़ते हुए ठाकरे ने देखा नहीं। ठाकरे बस दिल्ली की तरफ उंगली करके मुंह लगा के गाली देते रहे और पीछे से ओवैसी महाराष्ट्र में घुस गया। क्या कहता है और ओवैसी, और एक बात देखिए। सिर्फ गुंडागर्दी, नफरत, सटोरियों की, जालिमों की, शराबों की टोली को लेकर समझ रहे हैं कि शरीफों को शिकस्त दे देंगे। नहीं, शरीफों का, दियानतदारों का, ईमानदारों का, मुखलिसीन का कारवां कामयाब होगा और ये लुटेरों का मुंह काला होगा। अरे जिनका वजूद झूठ पर है, धोखे पर है, फरेब पर है, तो उनकी बातों का क्या भरोसा। उनकी बातें झूठ, उनका वजूद झूठ, ये झूठे हैं। जमात आपकी है और इंशाअल्लाह जमात याखुतपुरे से जीतेगी, चंद्रायन गुट्टे से जीतेगी, कारवां से जीतेगी, नामपल्ली से जीतेगी, मलकपेट से जीतेगी, बहादुरपुरे से जीतेगी, चार मीनार से जीतेगी इंशाअल्लाह ताला। इन सब जगहों के साथ साथ राजेंद्र नगर, जुबली हिल और इंशाअल्लाह 2 दिन के बाद निजामाबाद जा रहा हूं, निजामाबाद भी जीत के आएंगे। और तालाब कटने वालों से मेरा वादा है, आइंदा 5 बरस में अकबरुद्दीन ओवैसी और मुमताज खां, असदुद्दीन ओवैसी, बादशाह खादरी, बलाला, मौजम खां और हमारे दूसरे एमएलए कर्नाटक, महाराष्ट्र और यूपी से भी मजलिस के एमएलए को जिताकर यहां पर लाकर खड़ाएंगे आपके सामने। खुदा के लिए मजलिस के वास्ते वाबस्ता रहो, मुत्तहिद रहो। अरे ये लोग, ये बबल है, ये मौसमी मेंढक है, बस उठते हैं चले जाते हैं। जमात रहने वाली है। और ये भी कहूंगा
कि ये हल्के की जिम्मेदारी जमात की है और अकबरुद्दीन ओवैसी की है, मुमताज खां की है, हम सब की है। अगर हमसे कुछ गलती हुई है तो हम अपने गलती की इस्लाह करेंगे, लेकिन हम आपके हैं, आप हमारे हैं, आपका हमसे रिश्ता है, हमारा आपसे रिश्ता है और ये रिश्ता हक है, इस हक को कोई खींच नहीं सकता। और मेरा हदिया, मेरी ताकत, जोरदार आवाज, मोदी के शौचालय सिर्फ आवाज से भर जाना चाहिए, ऐसी आवाज होना। ये जा तो सकता है, वही जागे का उल्लेख करता है कि मोदी का शौचालय पर जाना चाहिए। इसके मुंह से निकलती है ऐसी चीजें हैं जो शौचालय में जानी चाहिए, उसकी जगह भी वही है और इसलिए उसी का उल्लेख भी करता है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। मैं श्याम धनवानी बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाजपा को एनसीपी का साथ न लेते हुए शिवसेना का ही साथ लेना चाहिए। मुझे ये बात अच्छी तरह याद है, जब 1999 में कांग्रेस और एनसीपी दोनों साथ आए थे, तब किसी दर्शक ने कहा था कि कांग्रेस और एनसीपी का पेट भरा हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दोनों पार्टियां अगर पूरे ब्रह्मांड को भी निकल जाए तो इनका पेट कभी भर नहीं सकता। हाँ, भाजपा भी भूखी है, लेकिन वो विकास की भूखी है। शिवसेना भी भूखी है, विकास की भूखी है। इसके पहले जब शिवसेना की सरकार आई थी भाजपा के साथ में, तब उन्होंने 100 से ज्यादा गुंडों का सफाया कर दिया था बॉम्बे में और बॉम्बे को स्वच्छ किया था। और अभी ऐसा ही होगा। अगर सबसे ज्यादा इनकाउंटर अगर कहां पर हुए थे तो महाराष्ट्र में हुए थे। गोपीनाथ मुंडे तब होम मिनिस्टर थे और रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने इनकाउंटर किए थे, करने की छूट दी थी और वहां के सारे ओवैसी जैसे पिल्लों के जो वहां पर गुंडे थे वो सब खत्म कर दिए थे। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ सर, मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। हाँ, शिवसेना और बीजेपी के बारे में बोलना है। 25 साल से जब शिवसेना ने बीजेपी को अपना साथ दिया और बीजेपी उनके साथ में चलती रही, आज बीजेपी अलग जा रही है और सेना अलग जा रही है। जनता ने जब बीजेपी पे और सेना पे इतना आज तक का वोटिंग करते हैं, उनको मतदान देते हैं कि बीजेपी की और सेना की सत्ता महाराष्ट्र में होना चाहिए। जब आज वो जीत हासिल कर चुके हैं, सेना भी जीत हासिल कर चुकी है और बीजेपी उससे ज्यादा जीत हासिल की, तब दोनों का गठबंधन होकर सरकार बनना चाहिए। ऐसी महाराष्ट्र की जनता की दिलों से इच्छा है, जो कि आज तक दूसरी। ये बात आपने जो कही, यही बात सारे लोग फेसबुक पर और अन्य सारे अभिव्यक्ति के माध्यमों से हम तक पहुंचा रहे हैं। हम परिणाम देखते हैं, जरा परिणाम आपकी स्क्रीन पर देखिए। वोट बैंक का बंटवारा। महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले सीटों के बंटवारे को लेकर अलग हुई पार्टियों के वोट बैंक का बंटवारा इस कदर हुआ कि महाराष्ट्र का वोट बैंक 2 हिस्सों में बंट गया। अगर दोनों पार्टियां साथ में चुनाव लड़ती तो पार्टी पूरे बहुमत से सत्ता में आती। इतना ही नहीं, इस बंटवारे से वोटर इस तरह बटे कि दूसरी पार्टियों को इसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ। समाज विरोधियों को मुनाफा। गठबंधन के टूटने का सबसे बड़ा फायदा अगर कोई अपने लिए देख रहा है तो वो है अकबरुद्दीन ओवैसी, जिसे महाराष्ट्र में 3 सीटें मिली हैं। अगर गठबंधन नहीं टूटा होता तो ओवैसी के खाते में 1 सीट भी जाने की उम्मीद नहीं थी। इतना ही नहीं, गठबंधन के टूटने पर ओवैसी ने चुटकियां भी ली थी। विरोधियों के निशाने पर रही पार्टियां। महाराष्ट्र में अगर गठबंधन नहीं टूटता तो बीजेपी और शिवसेना दूसरी पार्टियों के निशाने पर नहीं आती और अपनी साफ छवि के साथ सत्ता को हासिल करते। इतना ही नहीं, विरोधी पार्टियां भी काफी मजबूत रहती। अगर दोनों एक साथ चुनावी मैदान में उतरते तो विरोधी पार्टियां पटखनी खा चुकी होती। इतना ही नहीं, सत्ता में रही कांग्रेस के खाते में आए वोटों की संख्या और भी कम होती। सत्ता के करीब और दूर। सत्ता की लालसा ने दोनों पार्टियों के वोट बैंक में कमी कर दी। सीटों के बंटवारे से शुरू हुआ विवाद सीएम की कुर्सी तक जा पहुंचा। अगर पार्टियां अंदर खाने ही इस मसले को सुलझा लेती तो न सिर्फ 25 साल पुराना गठबंधन इस बार और मजबूत होता, साथ ही दूसरी पार्टियों का भी सुपड़ा सिरे से साफ हो जाता और बीजेपी शिवसेना गठबंधन 200 से भी ज्यादा सीटें अपने खाते में डाल लेती। शिवसेना को परिस्थितियों को समझते हुए बीजेपी से गठबंधन कर लेना चाहिए, क्योंकि दूसरी ओर एनसीपी के खेमे से भी आवाजें आने लगी हैं कि वे बीजेपी को बिना शर्त के समर्थन देने को तैयार है। अगर एनसीपी बीजेपी का दामन थाम लेती है तो शिवसेना से बीजेपी की दूरी होना। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार, मैं हरिदत्त हरियाणा से बोल रहा हूं। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी और शिवसेना ने
कांग्रेस जैसी घटिया मानसिकता वाली आइडियोलॉजी को नहीं अपनाया है। ये एक राष्ट्रीय सोच रखते हैं, उनको अपनी सोच के अनुरूप कार्य भी करना चाहिए। उनको सोचना चाहिए, उनको देश हित में गठबंधन जरूर करना चाहिए और ऐसे ओवैसी जैसे लोगों को बोलने का मौका तभी नहीं मिलेगा जब ये लोग संगठित रहेंगे। ये एक राष्ट्रीय कर्तव्य है, इससे विमुख होकर वो अपने निजी किसी नेता की महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए नहीं राजनीति में आए हैं। ये एक राष्ट्रीय कर्तव्य है जिसके लिए इनको अपनी ईगो को साइड में रख के देश हित के लिए काम करना ही पड़ेगा। ये इनके ऊपर एक भार है, अदरवाइज ये ऐसे गलत लोगों को प्रमोट करने का अपराध इनके ऊपर लगेगा। बिल्कुल सही कहा, यही बात हम कह रहे हैं और ऐसा ही है। अगर इस प्रकार के लोगों को रोकने के लिए दोनों एक नहीं आए, दोनों ने मिलकर महाराष्ट्र में सत्ता नहीं बनाई, तो 15 साल से दूध पी रहे ऐसे कई साफ है जो महाराष्ट्र की जनता को डंक मारने के लिए तैयार है। उनको अगर महाराष्ट्र की जनता को डंक मारने नहीं देना है, डंक से महाराष्ट्र की जनता को बचाना है, तो ऐसे सांपों को रोकने के लिए वहां पर सत्ता में दोनों लोगों ने एक आने की जरूरत है। हम जरा उपायों पर भी नजर डालते हैं कि उपाय क्या हो सकते हैं। शिवसेना को आगे आना होगा। शिवसेना को सारे गिले शिकवे दूर कर बीजेपी की ओर फिर से हाथ बढ़ाने की पहल करनी होगी। बीजेपी चुनावी घमासान के बाद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, वहीं शिवसेना भी दूसरे पायदान पर खुद को कायम रखने में सफल रही। अब ऐसे में महाराष्ट्र की सत्ता में आने के लिए शिवसेना को आगे बढ़ना होगा और बीजेपी को भी शिवसेना के साथ मिलकर बहुमत हासिल करना होगा। दोनों को साथ आना चाहिए। महाराष्ट्र में अपनी सत्ता को बनाने के लिए बीजेपी और शिवसेना को फिर से साथ आना चाहिए। सबसे बड़ी पार्टियों के रूप में उभरी इन पार्टियों को इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। जनता भी अब महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव चाहती है, जिसके चलते लोगों ने बीजेपी और शिवसेना को सबसे ज्यादा वोट देकर पहले और दूसरे पायदान पर खड़ा किया है। अब दोनों पार्टियों को साथ आकर महाराष्ट्र की जनता के लिए कुछ करना चाहिए। सीएम पद को लेकर विचार। गठबंधन टूटने का सबसे बड़ा कारण रहा सीटों का बंटवारा और अब जो रोड़ा अटक रहा है वो है सीएम पद की कुर्सी को लेकर। उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि वे महाराष्ट्र के सीएम पद की कुर्सी को संभालें, जिसे लेकर दोनों पार्टियों में अभी भी कलह मची हुई है। दोनों पार्टियों को आपस में सीएम के पद को लेकर विचार करना चाहिए। हमने इस मुद्दे को पिछले बिंदास बोल में उठाया था, जब इन दोनों की अलायंस टूट गई थी, युति टूट गई थी। महाराष्ट्र में इसको ये युति कहते हैं, गठबंधन जिसको देश भर में कहा जाता है, ये टूटा था। तब हमने जो जो संभावनाएं व्यक्त की थी वो सब कुछ महाराष्ट्र में पिछले दिनों में हुई और महाराष्ट्र की जनता भी मैं कहूंगा कि बड़ी राजनीतिक दृष्टिकोण से होशियार है, समझदार है। उन्होंने इस प्रकार का मैंडेट इन दोनों को दिया कि दोनों को एक आना मजबूर है। भाजपा को 40 से उठाकर 125-23 तक लेके जाने वाला महाराष्ट्र और 20 सीट भी दे देता तो भाजपा अकेले सत्ता में रहती, शिवसेना को साथ में लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन लगता है कि महाराष्ट्र के लोगों ने या प्रकृति ने, नियति ने तय किया था कि ये दोनों एक साथ आए, इसलिए देश भर में जलवा मोदी का चल रहा है। हरियाणा में 4 से डायरेक्ट 48 तक पहुंचे हैं। भाजपा महाराष्ट्र में भी पहुंच सकती थी, लेकिन शायद बाल ठाकरे, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके मनों में इच्छा थी और वो लोगों के मनों तक पहुंची। विजय तो हुई, लेकिन ऐसे हुई कि दोनों को एक साथ आना मजबूरी बन गया। लेकिन अगर कोई राजनीतिक स्वार्थ, महत्वाकांक्षा या इच्छा अपेक्षा किसी नेता की आड़े आती है तो शिवसेना ने उसको दूर करके अपना राष्ट्रहित, समाज हित और बाला साहब के इच्छा अपेक्षा और सपने के महाराष्ट्र को देखते हुए दोनों ने एक आना चाहिए। मैं फिर कहूंगा कि हमें किसी राजनीतिक दल पर कार्यक्रम करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन हम इसको केवल राजनीतिक दल नहीं बल्कि विचार देखते हैं और महाराष्ट्र बचेगा तो राष्ट्र बचेगा। इसलिए महाराष्ट्र बचने के लिए भी ये लोग एक आए, ऐसी अपेक्षा करता हूं। बिंदास बोल में क्या क्या विषय हो या आप हमको लिख कर भेज सकते हैं। हमारा पता है सुदर्शन न्यूज, A84 सेक्टर 57 नोएडा। हमारा ईमेल आईडी, हमारा यूट्यूब चैनल, हमने सारी चीजें आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हैं। बस आप सुदर्शन न्यूज लिखकर गूगल पर सर्च भी करेंगे तो हमारे सारे प्रकार की सोशल मीडिया की जानकारी आपके सामने आ जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।